स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले 10 बजे की 10 बड़ी खबरें जान लीजिए जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। परसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की और इसके बाद का जो पूरा सियासी घटनाक्रम है वो आज आपके सामने होगा। इधर कटारिया ने जरूर इस पर रिएक्शन दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मीणा मानसिक दिवालिया हो गए। वहीं बात होगी बेरोजगारों की जो कि अहमदाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर बीजेपी आज विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने वाली है। ये दिन भर की बड़ी हलचलें जो आज रहेंगी बता रहे हैं। साथ ही मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है। क्या अपडेट्स रहेंगे दिन भर जानेंगे आप। और बात होगी बांदीकुई में एटीएम लूट की भी। टोंक में चाकूबाजी से हड़कंप की और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। और साथ ही सवाल जो आज काफी गहराने वाला है वो है कि कब हटेंगे हाईवे से अवरोधक। और साथ ही गजानन का पंचामृत अभिषेक। तो ये बड़ी खबरें जिस पर दिन भर अपडेट्स आप तक हम पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी खबरों की जो इस वक्त सबसे अहम है और इस बुलेटिन में विशेष तौर पर हम इस पर नजर रखने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है एनआईए की बिग रेड की। दूसरी बड़ी खबर इस्तीफे पर संग्राम की। साथ ही नाराज बेरोजगारों की बात और सवाल यह कि आखिर वो कैसे मानेंगे। और बात होगी उखाड़ ले गए एटीएम बदमाश और मिलावटखोरों की खैर नहीं। तो चलिए बड़ी खबर है एनआईए के रडार पर कई गैंग्स हैं। देश में 40 जगहों पर एनआईए के छापे चल रहे हैं। दिल्ली में छापे चल रहे हैं एनसीआर रीजन में। साथ ही और भी जगह है जहां पर एनआईए की टीम ने छापे मारे हैं। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये छापे मारे गए। देखिए अब इन छापों के निशाने पर कौन है। लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इधर जानकारी मिल रही है कि पंजाब के भटिंडा में जग्गा के घर रेड मारी गई है। साथ ही जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं उनके ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। गैंगस्टर्स पर एक्शन चल रहा है। देखिए चूंकि एनआईए इन्वॉल्व है आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह के केसेस हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि यूपी और दिल्ली के एनसीआर रीजन में भी गैंगस्टर्स के खिलाफ ये एनआईए की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, नीरज भवाना गैंग का भी नाम सामने आ रहा है जिसके ठिकानों पर छापे मारे गए। कई गैंग हैं जहां छापे पड़े हैं। देखिए हाल ही के दिनों में ड्रग तस्करी के मामले पाकिस्तान और विदेशों से बढ़े। आतंकी और गैंगस्टर्स कनेक्शन और ड्रग तस्करों के बीच गठजोड़ उभरने की बात भी सामने आ रही थी। और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि एनआईए ने छापे मारे हैं। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी है? देखिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस वक्त में 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और खासतौर पर राजधानी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से जो जानकारी मिली थी कि पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से कई ऐसे गैंगस्टर और गैंगस्टर के जो गुर्गे हैं वो लगातार कई ऐसे आतंकियों के साथ में जुड़े हुए थे। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा उन तमाम मामलों की पड़ताल की गई। और पड़ताल करने के बाद आज 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां, सबूतों को इकट्ठा किया गया है। और जिस तरह से बकायदा अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा कई चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें या नीरज भवाना गैंग की बात करें या भूपेंद्र चौधरी की बात करें, कौशल चौधरी की बात करें, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे कई बड़े गैंगस्टर हैं जिसके खिलाफ जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। और उसके बाद आज इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि इन गैंगस्टर का जिस तरह से कई ऐसे भी कनेक्शन सामने किया है कि विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर इन गैंगस्टर का प्रयोग करते हुए जो भारत के जो गैंगस्टर हैं इसका प्रयोग करते हुए टारगेट किलिंग के मामले को अंजाम दिया जा रहा था। और इसके साथ ही जिस तरह से टारगेट किलिंग का मामला, अवैध तौर पे पैसे की वसूली करना, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही कई मामले रजिस्टर किए गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा जो मामला रजिस्टर किया गया था उसी मामले को बाद में जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा टेक ओवर किया गया। और टेक ओवर करने के बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में
कई और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं और इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कुछ अन्य गैंगस्टर की भी जल्द ही गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि पिछले महीने ही नीरज भवाना को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही पिछले महीने की आप शंकर जब बात कर रहे हैं, एनआईए ने, अगर आपको याद हो, सितंबर में 10 से 13 तारीख के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इन्हीं राज्यों में कई सारे ठिकाने थे, लगभग 50 के आसपास, जहां पर छापेमारी की थी। क्या ये उसी का सेकंड पार्ट है? निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं इसका पार्ट 2, एनआईए का यह ऑपरेशन पार्ट 2 कहा जा सकता है। और आप तारीख जो बता रहे हैं वो तारीख भी एकदम सही है स्वप्निल। और जिस तरह से उसी सर्च ऑपरेशन की एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस वक्त में वो एनआईए के द्वारा उस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उसी वक्त में नीरज भवाना, जो बहुत चर्चित गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई के काफी खास माना जाता है, उसके आवास पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे बुक्स भी बरामद हुए थे जिसमें कि जो एक इजराइल की जो एक जांच खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो मोसाद कैसे काम करती है, मोसाद किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देती है, उससे जुड़ा हुआ जो कई ऐसी किताबें जो हैं वो बरामद किया गया था। तो समझा जा सकता है कि गैंगस्टर भी अब इस मामले को लेकर काफी सतर्क है और काफी उन तमाम मामलों की से जुड़ा हुआ है कि जांच एजेंसी, खुफिया एजेंसी कैसे काम करती है। मोसाद की बात करें, ये विश्व स्तरीय एक बहुत ही बेहतरीन खुफिया एजेंसी मानी जाती है जो कई बड़े ऑपरेशन को बहुत शानदार तरीके से अंजाम देती है। तो उन किताबों को भी ये इस गैंगस्टर के द्वारा किस तरह से पढ़ा जाता था, किस तरह से उसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देते थे ये गैंगस्टर, तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उन गैंगस्टर के खिलाफ आज 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया खास बात ये भी है, खास बात ये भी है शंकर की अभी कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर के शोपियां और राजौरी में भी एनआईए ने रेड मारी थी और वहां से भी कई तार एनआईए की टीम को इस कनेक्शन में जुड़ते हुए महसूस हुए थे, टेरर फंडिंग, खासकर टेरर फंडिंग को लेकर। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जानकारी मिल रही है कि इस छापे के दौरान क्या क्या चीजें हैं जो एनआईए के हाथ लग रही हैं, या क्या क्या चीजें एनआईए को मिली है, क्या हथियार भी मिल रहे हैं? चूंकि बैंक डिटेल्स भी खंगाले जाएंगे तो किसी तरह का पैसों का कनेक्शन, चूंकि टेरर फंडिंग से जुड़े कई मामले हैं जिनकी एनआईए जांच कर रही है, क्या क्या सामने आ रहा है? सुन पा रहे हैं क्या शंकर आप मुझे? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, कई गैंग्स हैं, खासकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, झज्जर गैंग है, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए उन पर कई तरह के संगीन मामले दर्ज हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर, संदीप के घर में एनआईए पहले ही रेड कर चुकी है। सितंबर के शुरुआती दिनों में 10 से 13 तारीख के बीच में भी एनआईए ने इसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तब गैंगस्टर्स के 50 ठिकाने एनआईए के निशाने पर थे। आज इसका पार्ट 2 आप समझ सकते हैं, जांच आगे बढ़ रही है। सहयोगी विष्णु इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, राजस्थान में कहां से छापेमारी की खबरें मिल रही हैं? देखिए, राजस्थान में पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें छापेमारी की सूचना हमको मिल रही है, लेकिन अभी तक एनआईए ने इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि ऑफिशियल जो खुलासे हैं, ऑफिशियल जो जानकारी काफी देर बाद आएगी जबकि सर्च की छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल राजस्थान के सीमावर्ती जिले जो कि पंजाब और हरियाणा से लगते हैं वहां पर ही छापेमारी की सूचना है, क्योंकि इसके पहले भी एनआईए ने श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ही छापेमारी की कार्रवाई की थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद में जो है आतंकियों से कनेक्शन सामने आया। तो उसके अलावा राजस्थान के जो कुछ गैंगस्टर्स थे वे भी जो है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होने की उनकी जानकारियां सामने आई थी, वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद एनआईए टीम एक्टिव हुई और वहीं पर पंजाब के जब मोहाली में रॉकेट लॉन्चर से खुफिया विभाग के दफ्तर में हमला किया गया, तब इन गैंगस्टर्स का आतंकियों के साथ कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद एनआईए का दखल शुरू हुआ और 12 सितंबर को, यानी पिछली 12 सितंबर को 50 से ज्यादा ठिकानों पर देश भर में कई शहरों में ये छापेमारी की गई और उसके बाद एक महीने के बाद फिर से एनआईए की टीम ने राजस्थान में सर्च किया है। जी विष्णु, हाल के दिनों में आपको याद हो खासकर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले से इस तरह की खबरें बार बार सामने आई कि बॉर्डर पार से तस्करी कर ड्रग्स यहां पर लाई जा रही है जो कि पंजाब ले जाई जाती थी।
और उसका खुलासा भी बार बार हो रहा था। खासकर बीएसएफ काफी चौकन्नी थी और हर बार बीएसएफ ने ही इस तरह के मंसूबों को नाकाम किया। ये सारी चीजें खासकर ड्रग्स तस्करी यानी ड्रग तस्कर इसमें जुड़े हैं, गैंगस्टर्स, चूंकि हमारे यहां से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है राजस्थान से, और इसके अलावा अन्य चीजें भी। लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर अगर छापे मारे जा रहे हैं, उसके घर पर भी टीमें पहुंची है क्या, कुछ जानकारी? देखिए बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई जो है बेसिकली पंजाब से, लेकिन कई बार पहले ये घटनाएं जब हुई है, यानी जब कभी इन्होंने किसी भी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया, तो आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग पंजाब से राजस्थान यानी गंगानगर होते हुए राजस्थान में ये लोग प्रवेश करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इनके राजस्थान में कुछ ऐसे बदमाश हैं, ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो कि इनको ठिकाना यानी इनको फरारी काटने में की मदद करते हैं, इनको इनके ठिकाने दे होते हैं जहाँ पे इनको छुपाने में मदद करते हैं। तो ऐसे में इसीलिए राजस्थान इस गैंगस्टर्स के से जुड़ गया है और एनआईए की टीम इसीलिए यहाँ पर बेसिकली राजस्थान जो है शराब तस्करी, हथियार तस्करी और मादक पदार्थ की तस्करी के अंदर ये एक अहम रूट है, यानी हरियाणा से पंजाब। एक बार फिर विष्णु ये सवाल गहरा रहा है ना कि आखिर फिर हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही हैं? देखिए इस पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव है, लगातार मादक पदार्थ और हथियार तस्करों की गैंग पर शामिल किया है। लेकिन इनपुट्स भी यानी अधिकारियों को एक कहना है कि इनपुट्स उनको मिलते हैं जो कि वो खुफिया तरीके से यानी गोपनीय तरीके से अन्य राज्यों की पुलिस से साझा करते हैं, लेकिन उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो राजस्थान की पुलिस की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि वे लोग लगातार हरियाणा और पंजाब के पुलिस से वे लोग संपर्क में, इसलिए पिछले दिनों जब सिद्धू मूसावाला हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद में पंजाब की पुलिस ने जयपुर। चलिए शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और बड़ी खबर अलवर से है, 2 गुटों में फायरिंग की खबर है जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में युवक फायरिंग कर रहा है, जो युवक के साथी है वो पथराव करते इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही कॉलोनी में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। दोनों पक्षों में ये रंजिश आज की नहीं है, काफी पहले से ये रंजिश चले आ रही है और माना जा रहा है उसी रंजिश की कड़ी में, उसी के चलते ये फायरिंग की गई। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, फायरिंग का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें युवक फायरिंग करता नजर आ रहा है, साथ ही जो उसके अन्य साथी है वो वहां पर दूसरी ओर यानी दूसरे पक्ष पर पत्थर फेंकते भी नजर आ रहे हैं। आज ये 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी पड़ोसियों और मां ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, ईंट पत्थर फेंके और कुछ लोगों ने वहाँ फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट। और सहयोगी राजेंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था, कितनी देर तक कानून का मखौल इस तरह से उड़ाया जाता रहा? जी, ये शहर के बीचों बीच की घटना है जहां पर मेहंदी बाग एक मोहल्ला है, वहां पर रानू पंडित नाम के युवक है और उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके और सन्नी बना जो राजपूत युवक है उसके बीच में किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। बीती रात इन लोगों के बीच आपस में कहासुनी हो गई थी और कहासुनी के बाद में देर रात 8 बजे के बाद जो सन्नी है उसके गुट के लोग आए और लगातार उन्होंने पथराव किया और फायरिंग की। इस पूरी घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शहर के बीचों बीच करीब 15 से 20 मिनट तक लगातार फायरिंग और पथराव हुआ था। इस दौरान कॉलोनी के जो लोग हैं वो दहशत भरे माहौल में रहे। तो कहीं न कहीं पुलिस के सवाल उठता है कि पुलिस अगर शहर में 15 से 20 मिनट तक लगातार फायरिंग होने के बाद मौके पर नहीं पहुंचती है तो क्या पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है, जितनी जो संसाधन पुलिस के लगाए हुए हैं उन पर मखौल उड़ रहा है? किसी तरीके से पुलिस आखिरकार कर क्या रही है? क्या पुलिस वसूली का कार्यक्रम के अलावा भी कोई सुरक्षा का काम करती है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या इनमें से किसी तक पुलिस पहुंच पाई है? इनमें से किसी को पकड़ा गया है अब तक? जी, पुलिस की जो कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ये कह सकते हैं इनकी जो जांच है 2.5 दिन में चली, 2.5 कोस वाली कहानी चरितार्थ हो रही है कि अभी तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज में और नामजद आरोपी होने के बावजूद अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इससे सवाल उठता है कि अगर पुलिस
कि जो बदमाशों के नामजद होने के बावजूद सीसीटीवी फुटेज में उनके कैद होने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो पुलिस आखिरकार अलवर की कर क्या रही है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से बड़ी खबर, यहां शहर में ऑनलाइन ठगी का फिर एक बार केस सामने आया है। युवक को ऑनलाइन टैक्सी बुक करना महंगा पड़ गया। दरअसल उसने ये टैक्सी क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन बुक की थी और इस दौरान खाते से हजारों रुपए उड़ा लिए गए। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। एक बार फिर एक शख्स, एक अजमेर वासी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। अभिजीत, देखिए, लगातार इस तरह की वारदातें, घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो इंटरनेट बैंकिंग है या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जितने भी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें लगातार इस तरह के फ्रॉड की, ठगी की घटनाएं सामने निकल के आ रही है। सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला है। एक युवक ने टैक्सी बुक की थी, उसका पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से करने के लिए जब वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे गया तो वहां पर किस वेबसाइट के जरिए उसने इस टैक्सी को बुक किया, वहां से एक ओटीपी के नाम पर उसके खाते से हजारों रुपए जो है वो उड़ गए हैं। करीब 55,000 रुपए की ठगी का मामला निकल के सामने आया। उसके क्रेडिट कार्ड से ये पैसा जो है वो कट गया था और टैक्सी भी अब बुक नहीं हुई थी। इस पूरे मामले की शिकायत उसने सिविल लाइन थाने में दी है, जिसके बाद मामला जो है वो साइबर सेल को सौंप दिया गया है और जो भी उसमें कानूनी पहलू है उसकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन लगातार इस तरह की ऑनलाइन किसी घटनाओं के बीच लगातार इस बात की अपील भी विभिन्न माध्यमों से करती आ रही है कि आप अपना जो ओटीपी है वो वैलिड प्लेटफॉर्म पर ही शेयर करें और किसी भी अन्य जगहों पर शेयर नहीं किए। तो लगातार इस तरह की बढ़ती ऑनलाइन ठगी की घटनाओं में कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बड़ा कारण निकल के सामने आया, जो इस युवक के साथ भी हुआ। इसने अजमेर से बाहर जाने के लिए टैक्सी बुक की थी और उसका जब पेमेंट करने के लिए ये पेमेंट गेटवे पर गया और वहां से ओटीपी जब शेयर किया गया, उस ओटीपी के जरिए जो है शातिर बदमाश जो है वो उसके खाते से पैसे को पार कर गए। चलिए शुक्रिया। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा से ये बड़ी खबर मिल रही है। यहां बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। 15 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा से ये बस मुंबई जा रही थी। ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से बस टकरा गई। तो ओवरटेक की चाह और स्पीड इस हादसे की वजह के रूप में फिलहाल सामने आ रही है। गुजरात के वडोदरा से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और इधर कोटपुतली से खबर है, यहां भी एक बस पलट गई। बेकाबू होकर बस पलटी है। ये बस सवारियों से भरी हुई थी। कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर बस पलटने की वजह से हाईवे पर जाम भी लगा, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गोवर्धनपुरा चौकी पुलिया पर ये घटनाक्रम सामने आया है। कोटपुतली के गोवर्धनपुरा चौकी पुलिया पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई। ये बस यात्रियों से भरी हुई थी। तुरंत चीख पुकार मची। वहां मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर घायलों को बाहर निकाला। बहरहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, पूरी खबर। बता दूं कि कोटपुतली के हाईवे स्थित गोवर्धनपुरा चौकी पुलिया के पास ये पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि जयपुर से दिल्ली की ओर सवारी से एक बड़ी बस जा रही थी। बस में करीबन 2 दर्जन से अधिक सवारियां भरी हुई थी। पुलिया के पास पहुंचने पर बस का एक्सल अचानक टूट गया और बस अनियंत्रित हो गई। इससे जो बस है अनियंत्रित होकर सर्विस रोड कूदते हुए जो पास में एक खेत बना हुआ था उसमें जाकर मिट्टी में धंस गई और इस हादसे में करीबन 1.5 दर्जन से अधिक सवारियां हैं जो घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से जो सवारियां थी, जो घायल लोग थे, उनको बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल जितने भी घायल थे उनका उपचार जारी है और पुलिस ने है जो बस को जब्त कर लिया है। तो हादसे की वजह बस ये ओवरटेक करना और हाई स्पीड ही रही। जी, प्रारंभिक तौर पे जो चालक के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि बस का अचानक एक्सल टूट गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और जैसे ही बस पुलिया पे चढ़ रही थी उसी समय जो बस है उसका एक्सल टूट गया और अनियंत्रित होकर जो सर्विस रोड और बरसाती नाले को तोड़ते हुए जो बस पास में बने खेत में जाकर मिट्टी में धंस गई और इस वजह से पूरा हादसा हुआ है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। टोंक के दूनी में चाकूबाजी की खबर है। चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। 2 युवकों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्षद पति पर हमले के बाद यह शख्स बचाव में आया था। बचाव करने आए शख्स पर चाकू से वार कर दिया गया। दूनी बस स्टैंड पर यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। यह वारदात अंजाम दी गई है।
देवली सीओ ने अस्पताल पहुंचकर मुआयना किया। तो ये टोंक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोंक के दूनी में चाकूबाजी की खबर है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। जो घायल व्यक्ति है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पार्षद पति पर हमला हुआ। इस हमले के बाद यह शख्स बचाने के लिए आगे आया। ऐसे में वार करने वाले शख्स ने बचाव करने आए व्यक्ति पर चाकू से वार कर दिया। वो घायल है, उसका इलाज चल रहा है, पुलिस जांच कर रही है। इधर इस्तीफे को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। आज बीजेपी के दिग्गज चेहरे स्पीकर सीपी जोशी से मिलने जाएंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं। ये सीधे चलता है। मुतालबा क्या करेंगे जब मुलाकात होगी आपकी स्पीकर से? तो उसके बाद तय करेंगे। नहीं, आप कहेंगे क्या स्पीकर को? हाँ कहेंगे, हम ज्ञापन लेके जा रहे हैं। हम कहेंगे संविधान के अनुसार उनको त्याग पत्र पर फैसला करना चाहिए। आओ जी। तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो जमा हुए हैं यहाँ पर इस वक्त बीजेपी के कार्यालय में। यहाँ से ये तमाम जो एमएलए हैं वो रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, उनसे हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी आज आप जा रहे हैं स्पीकर के पास में, मांग क्या कर रहे हैं? बहुत दिन गुजार दिए पार्टी ने। नहीं, पार्टी तो मांग बराबर करती रही है। जिस दिन से ये इस्तीफे का प्रकरण हुआ है उसी दिन कुछ सेकंड्स के भीतर हमने ये डिमांड की थी कि राजस्थान में संवैधानिक मशीनरी की फेल्योर है। इस्तीफे दिए हुए हैं, वो ऑफिस एंटरटेन कर रहे हैं, सरकारी घरों में रह रहे हैं, सरकारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, सरकारी रोटियां तोड़ रहे हैं। उसके बाद शासन कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। स्पीकर को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग अभी स्पीकर के पास जा रहे हैं। आप मांग क्या करेंगे उनसे और किस तरह से इस्तीफे स्वीकार करने की आप अपील करेंगे, गुहार करेंगे? देखिए, इस्तीफा उन्होंने दिया, स्वेच्छा से दिया है, लिखित में दिया है, खुद के हस्ताक्षर से दिया है और इसलिए स्पीकर को तय करना है। हमारी मांग है कि उसके बारे में स्पीकर स्थिति स्पष्ट करे। इस्तीफे यदि वैधानिक रूप से, परंपरागत रूप से दिए तो स्वीकार करने चाहिए। अन्यथा ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पाखंड करके राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, अहित कर रही है, ठगी कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है सियासी पैंतरा था और अब अशोक गहलोत इस मतलब संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, उबर रहे हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि खेल शायद खत्म हो गया, इसलिए आप जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के नाते स्पीकर का दरवाजा खटखटा रहे हैं आज? नहीं, सियासी पैंतरे राजस्थान की जनता के समक्ष नहीं चलते। अपनी पार्टी में करिए, उसको मैनेज कर लिया हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम दो ही बातें साफ तौर पर जो मैं बार बार कह रहा हूं, या तो इस्तीफे सियासी पाखंड है और यदि हकीकत है तो इस्तीफे स्वीकार होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो कह रहे थे कि इस्तीफे अगर सियासी पाखंड थे तो इतना नाटक क्यों गए। हमारे साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ जुड़े। राठौड़ साहब, आपको लगता है बहुत यानी कि जनता के साथ मजाक किया इन लोगों ने सरकार बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने? भद्दा मजाक है। राजस्थान की जनता पिस रही है और ये जो अन्याय हो रहा है राजस्थान की जनता के साथ, ये जनता इसका जवाब देगी। फिर भी आप लोग मांग क्या करेंगे स्पीकर से? आप जा रहे हैं डेलीगेशन में। अब हमारे कुछ वरिष्ठ नेता वहां जा रहे हैं और यही कर रहे हैं कि जो संविधान है, संविधान की कोई मर्यादा होनी चाहिए। जो कामकाज है यहाँ पे विधानसभा का, उसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए। यही बात करने जा रहे हैं। अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो इस्तीफा प्रॉपर तरीके से दीजिए। ये नाटक क्यों हो रहा है? ये थे राज्यवर्धन राठौड़। तो एक एक करके बीजेपी के जो एमएलए हैं वो अब सिविल लाइंस जा रहे हैं और वहां पर बात करेंगे, स्पीकर से मीटिंग करेंगे और ये कहेंगे कि 3 सप्ताह पहले जो राजस्थान में 25 सितंबर को जो घटना हुई उसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायक उनके घर पर गए और इस्तीफे दिए गए, तो उन इस्तीफों को स्वीकार करना चाहिए। एक बार सतीश पूनिया जी से हम फिर पूछेंगे। तो पूनिया साहब, क्या लगता है आपको, स्पीकर आपकी बात मान लेंगे? उनको माननी चाहिए संवैधानिक रूप से, क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर आसीन है और संविधान की रक्षा उनका कर्तव्य है। हम हमारी तरफ से उन निवेदन करेंगे, बाकी तय तो उनको करना है। आपको लगता है कि जनता की आंखों में क्या धूल झोंकी सरकार ने खुद को बचाने के लिए? ऐसा ही लग रहा है। जनता को वो मूर्ख मान रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। समय आएगा तो और ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें उजागर होंगी। समय आएगा तो चीजें और बेहतर तरीके से उजागर होगी, ये कहना सतीश पूनिया का। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहां से रवाना हुए हैं।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पहुंचेंगे, राजेंद्र राठौड़ जा रहे हैं, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चलिए शुक्रिया बाबूलाल, आप नजर बनाए रखें और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।